नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अतुल आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, इस समय जैसा कि हम रोजाना बात किया करते हैं रीट एसएसटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में, आज भी अपने कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे। और आज के हमारे जो प्रश्न हैं वो राजस्थान अध्ययन पर आधारित है, यानी राजस्थान का जो अपना मैटर है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। दोस्तों, एग्जाम को टेस्ट को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें मैं आपसे करना चाहूँगा जो इस समय करनी आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों परीक्षा की तिथि आपकी अब निर्धारित हो चुकी है 26 सितंबर। और दोस्तों काफ़ी समय के बाद में, काफ़ी फेरबदल के बाद में अब ये जो तारीख आई है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसके बाद में भी कोई और नई तारीख इससे संबंधित आने वाली है। तो आप इस तारीख को, सबसे पहली बात तो कि किसी प्रकार की शंका न रखें, आप इस डेट को फाइनल मान लें कि आपका एग्जाम इसी तारीख को होना है और इसी तारीख के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नंबर एक बात क्या कि इस तारीख को आप अपने दिमाग में छाप लीजिएगा दोस्तों। अब ये करने के बाद में दोस्तों क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। अपने अनुभव से कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ें आपसे शेयर करनी आवश्यक है वो आपसे करना चाहूँगा, और अपने अनुभव के आधार पर आपसे कहना चाहूँगा कि कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है या आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए परीक्षा के ऐसे समय। तो 26 सितंबर को है, तो एक तारीख आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक डेट और याद रखिएगा, 5 सितंबर। यानी इस 5 सितंबर तक आपको क्या कर लेना है, पाठ्यक्रम पूरा करना है दोस्तों। अगर किसी का नहीं किया हुआ है तो भी करना है, अगर कर रखा है तो एक बार दोबारा भी कर सकते हैं, 2 बार हो जाएगा दोस्तों अगर आप पूरे मन लगा करके पढ़ाई करते हैं तो। यानी 5 सितंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से। सिलेबस की एक लाइन भी आपकी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि 20 दिन जो है अपने पास में, 20 दिन आपके रिवीजन के लिए हैं, 20 दिन आपको बार बार दोहराने के लिए हैं दोस्तों। अब इसके बाद में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप ये निश्चित कर लीजिएगा कि आपको क्या पढ़ना है और किस में से पढ़ना है दोस्तों। ये आज ही डिसाइड करके छोड़ दीजिएगा, मुझे इस चैनल से पढ़ना है, मुझे ये मैटर यहाँ से पढ़ना है। सिलेबस को प्रिंट करके अपने पास में रख लीजिएगा और बाकायदा उस पर नोट कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक जो है आपको कहाँ से पढ़ना है, किस नोट से पढ़ना है, किस किताब से पढ़ना है, कहाँ कहाँ से आपने पहले पढ़ा है दोस्तों। यानी ये आपका दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है दोस्तों। और एक बार जब आप इस चीज़ को निश्चित कर लो तो फिर इसे आपको बदलना नहीं है दोस्तों। हो सकता है कोई नया साथी आए, ये किताब बहुत अच्छी आ गई, आप पहली बात तो जो किताबें आपने पढ़ रखी हैं उन्हीं पे आपको भरोसा करना है। और किताबों में दोस्तों एक चीज़ मैंने पहले भी कही है आपसे कि आपको सिलेबस तो पूरा करना ही करना है। वो किसी नोट से कर सकते हैं या क्लासेस से कर सकते हैं, किसी गाइड से कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से आपको सिलेबस पूरा करना है। प्लस में आरबीएससी की जो हमारी बुक्स है उसका मैटर भी देखना है, क्योंकि अभी समय नहीं है। तो आपको इसकी जो सार पुस्तकें हैं, यानी जिसमें लाइन टू लाइन आपको मैटर मिल जाएगा, जो जरूरी फैक्ट है वो उसमें सारे डाल दिए गए हैं। कई पब्लिशर की किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, आप अपनी क्षमता के अनुसार वहां से खरीद करके ला सकते हैं। तो ये आपको एसएसटी के लिए मैं बता रहा हूं दोस्तों, ये आपको विशेषतः करना होगा, क्योंकि अभी अपने एसएसटी के टेस्ट को देख रहे हैं तो उसी हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये दूसरा काम जो था कि आपको क्या पढ़ना है, इसको आज से ही, अभी से जैसे ही ये वीडियो खत्म हो, आज रात में आप इसको निश्चित करके छोड़ दीजिएगा कौन सा मैटर मुझे कहाँ से पढ़ना है, फिर उसको वही लेकर के हमें चलना है। तीसरी बात कि आपको क्या करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। ऑब्जेक्टिव मॉक टेस्ट हो सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा निश्चित कर लें और वो मॉक टेस्ट आपको देने हैं। यहाँ वीडियो में भी टेस्ट होते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है अतुल आरएस के नाम से ही है, उस पर भी रोजाना आपके लिए टेस्ट डाले जाते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है ना। तो वहां से जाकर के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ही आएगा, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा अगर आप और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है। फिर उसके बाद में जो आपका अधिकतर प्रश्न आता है, कितने घंटे पढ़े, कितना पढ़े दोस्तों, तो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। आपको अपनी लिमिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जो पर्सन लिमिट्स में रहता है उसको लिमिट की चीजें ही मिलती है, तो आपको लिमिट
लिमिट को क्रॉस करना होगा। यानी आप 6 घंटे पढ़ सकते हैं तो 8 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ सकते हैं तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। वो 6 घंटे 8 घंटे वाला जो पैटर्न है वो परीक्षा से पहले लागू होता है। जैसे ही आपकी परीक्षा की डेट आ जाए तो फिर कोई नियम कानून काम नहीं करता। फिर तो ये है कि जितना समय आपसे पढ़ा जा सकता है, आप अगर खाना खा रहे हैं सामने किताब रख सकते हैं तो बिल्कुल रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समय बहुत कीमती है। ये जो आपके दिन हैं 25 सितंबर और 26 सितंबर तक के जो दिन हैं वो आपके कभी भी जीवन में वापस नहीं आने हैं। वापस आएगा, समय आएगा तो आपको सिर्फ पछतावा शेष रह जाएगा, काश मैं इतना और कर लेता, काश मैं ये चीजें और पढ़ लेता। तो किसी प्रकार की किंतु परंतु तो को हमें नहीं छोड़ना है दोस्तों। सारी चीजें जो आप कर सकते हो, जितने घंटे आप पढ़ सकते हो वो आप सारा पढ़ डालिएगा, तभी आपके जीवन के दुख दूर हो पाएंगे दोस्तों। अन्यथा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ये वरना फिर बार बार परीक्षा का जो क्रम है, जिसको अपने पुनर्जन्म कह सकते हैं, ये पुनर्जन्म का यानी पुनर्परीक्षा का क्रम जो है वो चलता रहेगा। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इस बार इस परीक्षा को पास कर लेना और एक नौकरी ले लीजिएगा दोस्तों। पैसे के बिना इंसान की दुनिया में कीमत नहीं है। इंसान की कीमत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जीवन जीने के लिए ये एक आधारभूत तत्व है। जैसे हवा और हमें पानी चाहिए, उसी तरह हमें इसकी भी आवश्यकता होती है। तो कम से कम अपना एक बेस तैयार कीजिए। दूसरा, मैं इसे साधारण भाषा में कहा करता हूँ स्वतंत्रता। ये जो आपकी लड़ाई है ना दोस्तों, ये आपकी लड़ाई स्वतंत्रता की है, आजादी की लड़ाई है। और आजादी हमेशा बलिदान मांगती है, खून मांगती है। आपको कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा दोस्तों। आजादी किस चीज की? जैसे ही आपकी नौकरी लगेगी, अब आप आजाद हैं, वित्तीय स्वतंत्रता आपके पास में है, आप जो चाहे खरीद सकते हैं, आपको अधिकार परिवार के अंदर ज्यादा मिल जाएंगे, आपका सम्मान ज्यादा हो जाएगा दोस्तों। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस परीक्षा को पास करने के बाद में, यानी एक सरकारी नौकरी लेने के बाद में आपको मिलती हैं, वो अद्भुत होती हैं दोस्तों। उसके बाद में आपका जीवन, आपको जो आसपास के लोग हैं वो देखने का तरीका, बात करने का तरीका, सारी चीजें बदल जाती हैं। आप देखेंगे, महसूस करेंगे उस चीज को जिस दिन आप इस मुकाम को हासिल कर लेंगे दोस्तों। जरूरी था, इसीलिए मैं इस प्रकार से बात कर रहा हूँ आज। अन्यथा तो अपने सीधे टेस्ट पे आते हैं और मैंने कभी इस तरह से जो है टाइम पास वाली बातें मैं किया नहीं करता हूँ। बस आज आपसे बात करने का मन था थोड़ा सा, और क्योंकि जो परीक्षार्थी हैं उनकी मनस्थिति को समझता हूँ। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, रीट भी दिया है, पास भी किया है और उससे अध्यापक की नौकरी भी ली है। तो ऐसे सारे एग्जाम की प्रक्रिया से हम भी निकले हैं दोस्तों। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अपने ही अनुभव में आपको बता रहा हूँ कि वित्तीय स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। ये आपकी आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी खून मांगेगी दोस्तों, और खून का मतलब यहाँ पर आपको मेहनत से है, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार सारी ताकत लगा दो ना, 100% देखो लगा ही दो ना, बचा के क्या करना है। वरना तो फिर देखिए मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं, फिर आपको दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। कम से कम रीट की किताबों को दोबारा नहीं छेड़ना। इस प्रकार से आप इसको अच्छे से तैयार करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है, अतुल्य संस्थान की शुभकामनाएं आपके साथ है। हमारा संस्थान पूरी तरह से आपके साथ है। जो भी आपके लिए बन पाएगा, जितनी भी चीज़ें, जैसे कोर्स था वो हमने पूरा करवा दिया है, टेस्ट है, जो भी हमसे संभव है वो आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है दोस्तों। और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपके लिए हम हाजिर हैं। कोई भी समस्या है आप कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी आप पूछें तो आपको बिल्कुल जवाब दिया जाएगा दोस्तों। अभी तक दिया भी जा रहा है। जहां तक हमारी सीमाएं हैं वहां तक आपको सारे जवाब उपलब्ध करवाए जाते हैं और आपकी समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो उसको अच्छा कर लीजिएगा दोस्तों। अन्यथा तो फिर देखिए, वापस कहता हूँ, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। जीवन मरण के इस संकट से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है, यानी पुनर्परीक्षा से आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं है। लगा दो अपनी सारी ताकत, दिखा दो अपनी पूरी ताकत और दिखा दो कि हम भी परीक्षा को पास कर सकते हैं। ये आपके अपने वजूद की लड़ाई है, अपने आप को साबित करने की लड़ाई है दोस्तों, अपने आप को जीतने की लड़ाई है। किसी को नहीं हमें ऊंचा नीचा करना, कुछ नहीं करना। कम से कम हम हमारी नज़रों में अपने खुद का सामना कर सकें। जब आप खुद को आईने में देखें तो आपको अपने आप पे गर्व हो दोस्तों। ऐसा काम आप करने जा रहे हैं। और दोस्तों देखिएगा, जिस दिन आपकी ये परीक्षा पास हो जाएगी, आपके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आता है दोस्तों, और उस दिन आपकी दुनिया भी बदल जाएगी। अगर आप सच में अपनी दुनिया और इन समस्याओं को बदलना चाहते हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्तों। एक वाक्य हमेशा स्टूडेंट से कहा करता
करता हूँ मैं, और बिल्कुल सही भी है। समस्याएं अनेक, हल एक, और वो हल है पढ़ाई। जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका हल आपको पढ़ाई से ही मिलने वाला है दोस्तों। तो इसलिए पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, सारी सीमाएं तोड़ दो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे ख्याल से काफ़ी हैं इतनी बातें। तो अब हम टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक और सूचना आज आपके लिए कि टेस्ट में कुछ प्रश्नों की संख्या भी हमने बढ़ा दी है। रोजाना 20 देखते थे, तो आज 20 से ज़्यादा प्रश्नों के विषय में अपनी बात करेंगे। तो 20 आते ही बंद मत कर देना, वीडियो को आगे चलने दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद में भी आपके लिए प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आगे भी आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है आज का हमारा, चंपावती के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? इन जो हमारे नगर हैं इनमें से आपको बताना है कि चंपावती के नाम से किसे जाना जाता है। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? तो चेक करिएगा, हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2। किसे चंपावती किसे कहते हैं? अपने चाकसू को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, जुता हुआ खेत जो है वो किस पुरा स्थल से हमें प्राप्त होता है दोस्तों? कालीबंगा से, बैराट से, आहड़ से या फिर गणेश्वर से? जुता हुआ खेत जो है वो हमें किस पुरा स्थल में मिला है दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा। नहीं भी आता है अब तो कर लो ना, अब तो परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। कालीबंगा, बैराट, आहड़ और गणेश्वर में से सही आंसर जो है हमारा वो है नंबर 1 कालीबंगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आगे भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इनमें से आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है दोस्तों, यानी ऐसी कौन सी चीज है जो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, यानी वहां पर हमें नहीं मिलती है। कृष्ण लोहित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, चावल या फिर तांबे की वस्तुएं? कौन सी चीज जो है वो हमें आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 चित्रित धूसर मृदभांड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? आपको बताना है बैराट का जो उत्खनन हुआ था वो किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों? DR भंडारकर, दयाराम साहनी, RC अग्रवाल या फिर डॉक्टर NR बनर्जी? कौन थे दोस्तों जिन्होंने बैराट के उत्खनन में नेतृत्व किया था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2। कौन थे दोस्तों? वो व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे दयाराम साहनी, जिनके नेतृत्व में प्रथम उत्खनन किया गया था। आगे बढ़े 5वें प्रश्न की तरफ। वो हमसे पूछ रहा है कौन सा सैंधव स्थल घग्गर के किनारे है, यानी इनमें से घग्गर नदी के किनारे कौन सा सैंधव स्थल जो है वो स्थित है? कालीबंगा, गिलोंड, आहड़ या फिर पीलीबंगा? दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1। कौन सा है दोस्तों? कालीबंगा। ये जो है वो घग्गर के किनारे है, यानी घग्गर नदी के किनारे है। और कालीबंगा किस जिले में है दोस्तों? तो वो कौन सा जिला है? वो हनुमानगढ़ है। और हनुमानगढ़ का पुराना नाम तो आप सभी को याद ही होगा, भटनेर, है ना। आगे बढ़े। राम, सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण जो है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से, हड़प्पा से, बालाकोट से या फिर आहड़ से? राम, सेकाश्म और स्फटिक नामक पाषाणकालीन उपकरण जो है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। कहाँ से प्राप्त होते हैं? आहड़ से। कौन से हैं? राम, सेकाश्म, है ना। और दूसरा कौन सा था? स्फटिक। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 7वां हमारा प्रश्न है किस स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है दोस्तों? मिट्टी के हल का मॉडल कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, बनवाली से या फिर मोहनजोदाड़ो से? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो सही आंसर चेक कर लीजिएगा दोस्तों, वो है हमारा नंबर 3, वो स्थान है बनवाली। आपको कमेंट करके बताना है कि ये बनवाली किस राज्य में है दोस्तों। भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी ये जो है वो राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? गणेश्वर,
ओजियाना सभ्यता, बेराट सभ्यता या फिर गणेश्वर। ये गणेश्वर 2 बार आ गया ना, तो फायदा हो गया। ये 3 ही ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर इसका हमारा वो है नंबर 3, बेराट सभ्यता से संबंधित है। बेराट सभ्यता जो है वहीं से संबंधित है, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी नामक स्थान। राजस्थान की प्राचीन आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई दोस्तों? राजस्थान की आहड़ सभ्यता काफी प्राचीन सभ्यता है, आपको बतानी है कौन सी नदी के किनारे। कोठारी, इसको कोठारी कर लीजिएगा, बेड़च, गंभीरी या फिर परवन नदी। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, कौन सी नदी के किनारे? आहड़ सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। मध्यकाल में बयाना जो है वो किसके लिए जाना जाता है? बयाना जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था? नील, चावल, सरसों या फिर कपास, किसके लिए प्रसिद्ध था दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, किसके लिए जाना जाता था? नील के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे 1198 में सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया। वो स्मारक यहाँ का जिसे 1198 के अंदर सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवा दिया। अजमेर शरीफ, 2.5 दिन का झोपड़ा, जामा मस्जिद या फिर शाहबाद की मस्जिद। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, 2.5 दिन का झोपड़ा। आगे दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है, राजपूताना के किस वंश ने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर, रणथंभौर, आमेर या फिर मारवाड़। राजपूताना के कौन सा वंश ऐसा था जिसने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3, आमेर। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था दोस्तों? वो कौन से राजपूत राजा थे जिन्होंने हरिनाथ, सुंदरदास और जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, आमेर के महाराजा मानसिंह। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको है दोस्तों? राम सिंह को, मानसिंह प्रथम को, मानसिंह द्वितीय को या फिर ईश्वरी सिंह को? जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किनको है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 2, मानसिंह प्रथम। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे दोस्तों? नसीराबाद, एरनपुर, जोधपुर या फिर कोटा। 1857 के विद्रोह की बहुत ही प्रसिद्ध घटना है, मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र मार दिए गए थे। तो कहाँ पर मारे गए थे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 4, इसकी तो गर्दन काट के शहर में घुमाया गया था दोस्तों ना। तो काफी प्रसिद्ध घटना है और बहुत बार इसमें से प्रश्न आता है। इनमें से कौन कोटा 1857 की क्रांति का नेता था? कोटा में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? कुशल सिंह, नंदकिशोर, जयदयाल या फिर नबी शेर खान, कौन था दोस्तों? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 3, वो था नंदकिशोर। अगले प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, नसीराबाद में 1857 की क्रांति हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? नसीराबाद में क्रांति हुई थी राजस्थान में। सबसे पहले तो 1857 की क्रांति कहाँ हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 10 मई को, 18 मार्च को, 28 मई को या फिर 12 अप्रैल को? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3। अब आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे पहले क्रांति कब हुई थी दोस्तों, 1857 की क्रांति।
अगला हमारा प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। दोस्तों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर जो था उसके महाराजा कौन थे। महाराजा जसवंत सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह या फिर अनूप सिंह। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 महाराजा तख्त सिंह। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया था। वो राज्य जिसमें गोद लेने संबंधी मामला था और कंपनी ने राज्य को 2 हिस्सों में बांटा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर या फिर बीकानेर। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। सही आंसर तो वो है हमारा अलवर। कौन सा स्थान था दोस्तों, अलवर। आगे बढ़े 20वें प्रश्न की तरफ। किस राज्य में महाराव लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की गई थी दोस्तों। क्या है हमारा सही आंसर। अलवर, जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। और दोस्तों इसके आगे प्रश्न और भी हैं। आज हमने प्रश्नों को बढ़ा दिया है तो 20 के बाद में भी है ना। आंसर बताने ही वीडियो को बंद मत कर देना कि आंसर आ गया क्वेश्चन खत्म हो गए, है ना। तो इसके बाद में भी होता है प्रश्न, आज अपने पास में और हैं। किस राज्य में महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना की थी। तो दोस्तों सही आंसर क्या है हमारा, वो है नंबर 4 बांसवाड़ा राज्य। अगला हमारा प्रश्न है उस प्रजामंडल का नाम बताइए जिसकी स्थापना मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई थी। बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल या फिर अलवर प्रजामंडल। देखिए वो प्रजामंडल, उस प्रजामंडल का नाम बताइए जिसकी स्थापना मघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा की गई थी। दोस्तों बीकानेर, धौलपुर, करौली या फिर अलवर। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1 बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वैद्य के द्वारा की गई थी। साथ में लक्ष्मण दास स्वामी का नाम भी आता है। मेवाड़ का वर्तमान शासन, इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी थी। चांदकरण शारदा, हरविलास शारदा, मास्टर आदित्येंद्र या फिर माणिक्यलाल वर्मा। क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर। चेक करिएगा दोस्तों, सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, वो व्यक्ति थे माणिक्यलाल वर्मा। आगे बढ़े। तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था। तरुण राजस्थान समाचार पत्र है, काफी इंपॉर्टेंट पत्र है। आपको बताना है किस संस्था या संगठन से संबंधित था। राजपुताना, मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, वीर भारत सभा या मारवाड़ यूथ लीग। क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 राजस्थान सेवा संघ। आगे बढ़े 24वें प्रश्न की तरफ। जयपुर में आजाद मोर्चा, ये आजादा नहीं है दोस्तों, आजाद है। आजाद मोर्चा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों। आजाद मोर्चा जो है इसका गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। बाबा हरिश्चंद्र, भंवरलाल सर्राफ, फतेहकरण चारण या फिर मगनलाल बिल्लू। दोस्तों क्या है सही आंसर, चेक करिएगा। सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, वो कौन थे, बाबा हरिश्चंद्र, है ना। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। 1916 में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया। नानाजी पटेल, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या फिर मदन मोहन मालवीय। क्या है हमारा सही आंसर दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 विजय सिंह पथिक, जिन्होंने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों। 1932, 38, 42 या फिर 30। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी। क्या है हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2 1938 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1938 में की गई थी। किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा, या फिर हम ऐसा कहें कि कौन सी रियासत है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। जोधपुर, मेवाड़, जयपुर, भरतपुर। फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों।
तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 3 जयपुर। कौन सी रियासत थी ऐसी? जयपुर। आगे बढ़े 28वें प्रश्न की तरफ। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली से मिलके बना था मत्स्य संघ। दोस्तों ये पहले चरण में अपने इसको कह सकते हैं। तो यहाँ आप बताइएगा जो राज प्रमुख बनाया गया था इसका, वो किसे बनाया गया था, कहाँ का शासक था दोस्तों? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 3 धौलपुर के शासक थे दोस्तों। उनका नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर पता है तो कमेंट करो, अगर नहीं पता है तो कम से कम देखिएगा, इससे आप मत्स्य संघ को अच्छे से पढ़ पाओगे। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ का कौन सी रियासत हिस्सा नहीं थी? इनमें से कौन सी रियासत जो है वो राजस्थान संघ में शामिल नहीं थी जो 25 मार्च 1948 को गठित किया गया था दोस्तों? बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर या फिर बूंदी। सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 2 उदयपुर इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? इनमें से संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री, शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा या फिर माणिक्यलाल वर्मा। सही आंसर दोस्तों वो है हमारा नंबर 4 माणिक्यलाल वर्मा। अगले प्रश्न की तरफ। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया? यहाँ जो ऑप्शन है पी सत्यनारायण राव समिति, डॉक्टर शंकर राय देव समिति, एन.एम. जैन समिति या फिर एन. गोपाल स्वामी समिति। किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2 डॉक्टर शंकर राव देव समिति। तो इस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा दोस्तों। परीक्षा की तिथि नज़दीक है तो फिर कहता हूँ पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। पढ़ने के सिवा आपके पास में कोई काम नहीं होना चाहिए, पढ़ने के सिवा कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय दोबारा आने वाला नहीं है दोस्तों। तो बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के इन प्रश्नों की सीरीज को यहीं पर विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। अगर आप हमारी फ्री टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहती हैं तो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका नाम है अतुल्य आर्यस। आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।